हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 का प्रश्नोत्तर करेंगे। कहानी है भारत का पुनर्तन विद्यापीठ नालंदा। इसका क्वेश्चन आंसर करें। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ये देखते हैं इसका क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ पर हम लोग इसको स्पष्ट करके रखेंगे। तो देखिए कह रहा है, नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातें कही गई है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और कहाँ अवस्थित थी। तो इसका आंसर है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगिरी था और वह 5 पर्वतों के बीच में बसी हुई गिरिब्रिज या राजगिर नाम से प्रसिद्ध थी। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो बुद्ध के समय नालंदा के गांव में परवाजिकों का आम्रवान था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, महावीर और मैकलिन पुत्र गौसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहरिक में महावीर और मैकलिन पुत्र की भेंट हुई थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 5, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षवास किया था। महावीर ने नालंदा में 14 वर्ष वास किया था। 6 नंबर में कह रहा है, तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। तो इसका आंसर है, नालंदा के प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्रावंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, फ्राहन कौन थे, वह नालंदा कब आए थे। क्या आंसर है, फ्राहन चीनी यात्रा थे जो 4वीं सदी में नालंदा आए थे। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्फूर्त के दर्शन किए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्रा भारत आया था। उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो इसका आंसर है, हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युआन चांग भारत आए थे। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, नालंदा के नामांकन के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। इसका आंसर है, चीनी यात्री युआन यांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध की तृप्त नहीं होती थी। नालंदा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो इसका आंसर है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्हें अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या करा, यशोवर्मन के शिलालेखा में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो इसको हम लोग यहाँ लिख के रखे हैं। देखिए, 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख
में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के बिहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकार और सुंदर मूर्तियां थी। यह तो भारतवर्ष में अनेक साधारण है, किंतु नंदाल उन सब में अद्वितीय है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इतिशंक कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है? तो इरिसिंग चीनी यात्रा था। उसके समय में नालंदा बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक त्रमपत्र खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप सुमित्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की, उसकी ओर से 500 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। त्रमपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर द्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? तो नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्ध से तैयार किया गया था। मूल रूप में 5 विषय की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। तो नंबर 1 में है शब्द विद्या, व्याकरण, जिसमें भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। नंबर 2 में हेतु विद्या या तर्क शास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपने बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। नंबर 3 में चिकित्सा विद्या, जिससे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। नंबर 4 में शिल्प विद्या, एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, जिससे छात्रों को व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। अब आइए इसी का 5। तो 5 नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है, देखते हैं। तो कह रहा है 5 में, इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। जिस समय धर्मपाल इस संस्थान के कुलपति थे, उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवानचांग के समकालीन थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, शीलभद्र से युवानचांग हैनसेंग की क्या बातचीत हुई? तो इसका आंसर है, जब युवानचांग नालंदा से विदा होने लगी, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवानचांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सका असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और
अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फल स्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूं। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उद्दत विचार तो बुद्धिस्तों जैसा है। मेरा हृदय भी तुम्हारे सदाशाओं का समर्थन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयास के विवरण दीजिए। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, वरना नहीं तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है, इसको भी मैं लिख दिया हूँ।